हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए हम लोग पढ़े थे क्लास 10th की फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, है ना, जिसमें देखिए मैंने बहुत सारे पार्ट पहले से अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके सबसे पहले उनको देख लें। देखिए रीज़न उसका सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें हैं एक दूसरे से लिंक होती हैं। अगर आपको कोई चीज़ पहले से नहीं पढ़ रखी है तो बीच में अगर आ गई फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आपको वहाँ पर समझ नहीं आएगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले वाले लेक्चर को देखें, देन इसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते टॉपिक पर। जैसे हम लोगों ने दर्पण के लिए जो है फॉर्मूला पढ़ा था, दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में क्या संबंध था। दर्पण के लिए जो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला था वो था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये था दर्पण के लिए, वो दर्पण चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पणों के लिए जो फोकस दूरी के हैं या फिर यू वी एफ में जो संबंध था वो कुछ इस प्रकार का था। तो ऐसा ही जो रिलेशन होता है वो लेंस के लिए होता है। और वो रिलेशन क्या होता है, या फिर कहें कि लेंस के लिए जो फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये रिलेशन होता है लेंस के लिए। अब लेंस चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या करूँगा, मैं उत्तल लेंस को लेके जो इसका प्रूफ बताऊँगा और जो मैं आपको लास्ट में नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें अवतल लेंस के लिए भी जो इसके सूत्र का डेरिवेशन होगा, ठीक। आप उससे देख लीजिएगा, दोनों एक जैसे ही, कोई खास अंतर नहीं है दोनों में, ठीक। बस केवल डायग्राम का डिफरेंस है और उन डायग्राम का डिस्कशन मैं पहले लेक्चर में कर चुका हूँ। अब देखिए पहले भी मैं बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर भी पहले ही बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज हैं और दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप मतलब एक जैसे हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप है, मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ये आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा त्रिभुज चैप्टर में। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। वो भी भुजाएं कौन सी होनी चाहिए, संगत भुजाएं। जैसे आपने इसकी ये भुजा ली तो आप इसकी ये भुजा लेंगे, AB/PQ, ये बराबर होगा इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा, AC/PR इज इक्वल टू BC/QR। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होंगे, अगर ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है। समरूप मतलब एक जैसे दिख रहे हैं। और दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके संगत कोण आपस में 100% बराबर ही होते हैं, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो आपको जो है मतलब मैथ में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो मैं भी आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा जब मैं त्रिभुज चैप्टर पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। बट आपको इतना याद रखना है कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। हमें लेंस के लिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। मैं कुछ टर्म्स आपको फिर से बता देता हूँ, हालांकि आप इन टर्म्स से वाकिफ़ हैं कि जो एफ है फोकस दूरी है और यू क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, और ये यू क्या है, वस्तु की दूरी है। मैं रिपीट करता हूँ, एफ क्या है, फोकस दूरी है, और यू वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और यू क्या है, वस्तु की दूरी है। बट उससे पहले मैं एक टर्म्स और आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप अगर मैं वहाँ बीच में बोलूँगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लिया ये मेरा लेंस है, इसमें मैंने बताया था दो फोकस होते हैं। एक फोकस इधर F1 होता है और इधर एक फोकस F2 होता है, ठीक। अब देखिए इसमें मुख्य फोकस क्या होता है, तो ये जो F2 होता है ना, ये मुख्य फोकस होता है। और इस वक्रता केंद्र से जो दूरियां होती, फोकस दूरी की, उनको क्या कहते हैं, जो दूरियां होती हैं इनको फोकस दूरी कहते हैं। तो इधर जो ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेरी मुख्य फोकस होगी, ये मेरा मुख्य फोकस होता है। और ये जो डिस्टेंस है इसको मुख्य फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। आप याद रखिएगा, ये जो मेरा फोकस होता है मुख्य फोकस होता है, और ये जो दूरी होती है फोकस से पोल की प्रकाशीय केंद्र की, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो मुख्य फोकस दूरी होती है। तो आइए सब इन बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन करने के लिए देखिए मुझे एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ने वाली, मैं वो डायग्राम बना लेता हूँ। तो चलिए फिर हम लोग इसके फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है, बट उससे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज करते हमारे पास एक ये रहा उत्तल लेंस, और ये रहा मेरा प्रकाशिक केंद्र, और ये रहा मेरा F1, और ये रहा मेरा C1, ठीक। ये सारे टर्म्स से आप वाकिफ़ हैं। ये मेरा F2 है और यहाँ पर क्या है, C2 है, ठीक। मान लेते हमारे पास एक वस्तु है O डैश, मैं इसको नाम दे देता हूँ AB, नाम दे देता हूँ AB।
यहाँ से एक समांतर जाने वाली किरण, आपको पता है समांतर जाने वाली किरण कहाँ से पास होगी, तो समांतर जाने वाली जो किरण होती है वो मुख्य फोकस से पास होगी। ठीक, थोड़ा सा सही मैं बना देता हूँ, कहाँ से पास होगी, मुख्य फोकस से। और दूसरी किरण को ऐसा करता हूँ मैं, पी से पास करा देता हूँ प्रकाशिक केंद्र से, और ऐसे कुछ ये दोनों किरणें जो हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी, जहाँ पर क्या होगा, इस वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है मैं मान लेता हूँ ए डैश बी डैश बनेगा। ठीक, ये आप समझ चुके हो क्योंकि मैंने पहले क्लासेस में ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इस त्रिभुज की हेल्प से जो है हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक, मैं इसको भी कुछ नाम दे देता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ C1 C2 यूज हो चुका, मैं इसको नाम दे देता हूँ D। ठीक है, कुछ भी नाम दे दीजिए, आपकी इच्छा अनुसार है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या करने, जैसे मैंने अभी बताया था कि दो त्रिभुज अगर समरूप हों तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहा है, एक त्रिभुज ABP और एक त्रिभुज PA'B' दिखा, त्रिभुज PA', ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर का साइन ये होता है, या फिर आप चाहे इसे लिख दीजिए। और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, आपको दिख रहा होगा एक जैसे हैं। कौन कौन से त्रिभुज, आप ध्यान से देखिए, ABP और PA', वो आपको अच्छे से पता है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं इस त्रिभुज का ये लंब लेता हूँ अपॉन इस त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, A', B' इक्वल टू इसका आधार यानी कि AP डिवाइडेड बाई इसका आधार क्या हो जाएगा, B', ठीक, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए और भी आपको दो त्रिभुज कौन कौन से दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, त्रिभुज DPF2 और त्रिभुज A', B', ये भी क्या है, समरूप हैं। आप देख पा रहे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगर ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो मैं इस त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज, ये छोटा वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ, छोटा सा ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। ठीक, ये दोनों, तो इसका लंब लेते हैं DP अपॉन इसका लंब क्या हो जाएगा, A', B' इज इक्वल टू इसका आधार PF2 अपॉन इसका आधार B', इतना हो जाएगा। इसको आप अभी नाम मत दीजिए, मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आपको बस कितना क्या करना है, दो त्रिभुज ये दिख रहे थे समान समरूप, तो मैंने इनकी संगत भुजाओं को अनुपात बराबर कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं को अनुपात बराबर कर दिया। आप इन भुजाओं का भी अनुपात बराबर ले सकते हैं, बट मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने केवल इन दो भुजाओं के अनुपातों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब आपको पता है कि जो DP है, ये DP ये किसके बराबर है, AB के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो DP है वो AB के बराबर है। ठीक, तो आप इस DP को हटा के AB लिख देंगे, AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू PF2 अपॉन B', ठीक, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से इन दोनों इक्वेशन में क्या है, ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। AP अपॉन B', इज इक्वल टू PF2 अपॉन B', ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करिए, आप सारी वैल्यूज को रख दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उसको U से कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और मैंने आपको बताया U हमेशा ही निगेटिव होगा। और इस प्रकाशीय केंद्र से जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसको V कहते हैं। और चूँकि प्रतिबिंब लेंस के उधर है, मतलब किरण की दिशा में है, तो ये डिस्टेंस कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और एक चीज़ और याद रखिए, फोकस, मुख्य फोकस भी इधर ही है, तो इस फोकस दूरी को भी हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो सारे मान उठा के रखिए। AP क्या है, देखिए आप AP देख सकते हैं, AP जो है -U है। और BP B', क्या है, V है, इज इक्वल टू PF2, ये क्या है, फोकस दूरी है, प्लस में लेंगे।
ठीक है। अब देखिए बी डैश एफ टू ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, बी डैश एफ टू निकालने के लिए इस बी डैश पी से, ठीक है, इसको माइनस करना होगा। क्या करेंगे, बी डैश पी से माइनस कर देंगे पी एफ टू। भाई अगर आपको ये वाली डिस्टेंस बी डैश एफ टू निकालनी तो इस वाली दूरी बी डैश पी से इसको हटाओगे, वही मैंने लिखा है। अब इसको और सॉल्व करिए, माइनस यू बटे वी इज इक्वल टू एफ। बी डैश पी क्या है, बी डैश पी जो है वही वी है, और पी एफ टू क्या है, ये फोकस दूरी है माइनस में। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपको जो रिलेशन है वो आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो माइनस वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वी माइनस एफ का, और इस एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वी का। सॉरी यहाँ पे ये यू है, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा यू, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का यू वी माइनस माइनस प्लस का यू एफ बराबर एफ वी, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करिए ना, इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो यू एफ माइनस का एफ वी इज इक्वल टू यू वी, ठीक। जैसे वहाँ पर भी आपने लास्ट में क्या किया था, यू वी एफ से भाग दे दिया था पूरी समीकरण को, यहाँ भी आप क्या करिए, यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको भी यू वी एफ से भाग देना है और इसको भी यू वी एफ से भाग देना है और इसको भी यू वी एफ से भाग देना है। तो यहाँ से यू वी कट जाएगा, यहाँ से एफ और वी कट जाएगा, यहाँ से यू एफ कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 वी माइनस 1 यू इज इक्वल टू 1 एफ। शायद मुझे यही लाना था, है ना। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं आप, जो है अवतल दर्पण के लिए भी जो है इसी तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं। बस आपको डायग्राम क्या है दूसरा बनाना होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ डेरिवेशन को पूरा। मुझे लग रहा है डायग्राम आप समझ चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा। मैंने क्या किया, ये वाला त्रिभुज ए बी पी लिया और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी लिया, दोनों के दोनों समरूप थे, तो इनकी भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी बटे ए डैश बी बराबर होगा ए पी बटे बी डैश पी के। इक्वेशन 1 नाम दे दिया। मुझे ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा यानी कि पी डी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू। उसके बाद मैंने देखा कि जो डी पी है वो ए बी के बराबर है, तो मैंने इस डी पी को हटा के ए बी रखा। जैसे ही मैंने रखा तो इसमें दो साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। उसके बाद मैंने क्या किया, सारे मान उठा के रख दिए। ए पी क्या थी, ये वस्तु की दूरी थी, यू से लिखते हैं, माइनस यू लिखेंगे। और बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, इस साइड में है तो पॉजिटिव लेंगे। और पी एफ टू क्या है, फोकस दूरी है, एफ से लिखेंगे क्योंकि इधर है तो पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद बी डैश एफ टू निकालने का तरीका क्या था, इस पी डैश बी से इस एफ पी को माइनस कर देंगे, सॉरी हाँ एफ पी को, एफ पी टू को। उसके बाद मैंने सारे मान यहाँ पे रख दिए, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया, ठीक है। आप इसको एक दो बार घर पे भी ट्राई कर लीजिएगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते आगे, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन। और देखिए आपको पता भी होगा, आपको नोट्स नहीं बनानी, आपको केवल मेरी आवाज़ सुननी और वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। तो जो मेरा अगला टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन। क्या है, रेखीय आवर्धन। और यहाँ इसकी डिफिनीशन आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे जो रेखीय आवर्धन था, यहाँ पर रेखीय आवर्धन, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो जस्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रेखीय आवर्धन क्या था, जो पिछले बार मैंने पढ़ा था उसमें था कि किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, यानी किसी दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते थे, यही पढ़ा था। इस रेखीय आवर्धन से मुझे जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसका हम लोग पता लगाते हैं रेखीय आवर्धन से। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया प्रतिबिंब कितने प्रकार, मतलब कितना बड़ा बनेगा, उसके आकार के बारे में पूछता है, तब हम लोग उसकी साइज निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो बेसिकली जो रेखीय आवर्धन है वो मुझे जो है प्रतिबिंब की साइज के बारे में बताता है। और रेखीय आवर्धन होता क्या है, यहाँ भी डिफिनीशन वही है, वो चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, ठीक है। तो यहाँ भी परिभाषा उसकी वही है कि किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसको जो है स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन m बराबर होता है
प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि HI बटे वस्तु की लंबाई HO, और ये बराबर होता है V बटे U। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि दर्पण में क्या था ना, दर्पण में यहाँ माइनस था और लेंस में यहाँ पर माइनस नहीं है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जो लेंस में होता है यहाँ पर प्लस होता है और दर्पण में यहाँ पर माइनस होता है, तो इस बात का याद रखेंगे। अगर आपको पिछले भी मैंने बताया था कि जो रेखीय आवर्धन होता है वो सीधे प्रतिबिंबों के लिए क्या होता है, प्लस का होता है। जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं, है ना, उनके लिए जो रेखीय आवर्धन नियम होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, वो कि उसके लिए जो रेखीय आवर्धन होता है कैसा होता है, निगेटिव होता है। भाई आप खुद सोचिए, मैंने बताया था कि जैसे मुख्य अक्ष वस्तु तो ऐसे ही रखी जाएगी, इसका मान हमेशा पॉजिटिव लेंगे अक्ष के ऊपर, ठीक, मुख्य अक्ष के। और अगर प्रतिबिंब ऐसे ही बन गया तो इसका भी मान पॉजिटिव, तो ए भी पॉजिटिव, तो एम का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर प्रतिबिंब मेरा नीचे बन गया, उल्टा बन गया, तब मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो आप इसकी वैल्यू माइनस में लेंगे तो एम का मान कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। इसीलिए जो है जब सीधे प्रतिबिंब होते हैं उनके लिए जो आवर्धन का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं उनके लिए जो रेखीय आवर्धन होता है कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो यानी अगर आपको रेखीय आवर्धन देके वो पूछ सकता है कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है ना, तो आप देख के बता सकते हैं। अगर एम का मान माइनस में है तो आप बताएंगे कि प्रतिबिंब जो है उल्टा है। अगर एम का मान पॉजिटिव है तो आप बताएंगे प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है ना। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता। अब देखिए लेंस की क्षमता को जो समझने से पहले जो है एक बार हम फिर से जो अपसारी और जो अभिसारी क्रियाएं मैंने बताई थी वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए ये जो लेंस है ये क्या करता है, किरणें ऐसे जाती हैं और इनको एक पॉइंट पर जो है इस तरीके से क्या करता है, एकत्रित कर देता है। यानी ये जो लेंस होता है किरणों को मोड़कर जो एक पॉइंट पे क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। जबकि जो मेरा अवतल लेंस है वह उससे किरणें जो है अपवर्तन के पश्चात क्या है, मुख्य अक्ष से दूर हो रही है। देखिए इस तरीके से, यानी मुड़ जा रही हैं। मुड़ इसमें भी जाती है लेकिन इसमें एक पॉइंट पर एकत्रित हो जाती है, इसमें जबकि मुड़कर क्या फैल जाती हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा जो उत्तल लेंस होता है किरणों को जो आते हैं वो मुख्य अक्ष की ओर जो क्या कर देता है, मोड़ देता है। जबकि जो अवतल लेंस है वो किरणों को जो है मुख्य अक्ष से दूर क्या कर देता है, मोड़ देता है अपवर्तन के पश्चात। तो बेसिकली मुझे यहाँ से ये पता चला है कि जो मेरे लेंस हैं उनका काम क्या है, उनका काम है कि किरणों को मोड़ना। अब वो किधर को मोड़े, चाहे इधर को मोड़े चाहे इधर को मोड़े। यानी कि जो लेंस होते हैं हमारे, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, उनका जो कार्य होता है क्या होता है, लेंस को मोड़ना। और एक लेंस किरणों को जितना ज़्यादा मोड़ता है उसकी जो क्षमता है उतनी ही क्या होती, अधिक होती है। और एक लेंस किरणों को जितना कम मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही कम होती है। ठीक, मुझे लग रहा है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। क्या बताया मैंने कि जो लेंस का कार्य क्या होता है, किरणों को मोड़ना, है ना। और किरणों को वो जितना मोड़ेगा उसकी क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। और वो किरणों को जितना कम मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म्स और समझिए कि लेंस की वक्रता क्या होती है। देखिए वक्रता का मतलब होता है झुकाव। देखिए जैसे एक ये मैंने मान लिया दर्पण बना दिया, और एक ये मैंने दर्पण बनाया, और मैंने एक ये दर्पण बनाया। ठीक, इन तीनों में क्या डिफरेंस है आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं कि ये जो लेंस है मेरा ज़्यादा कुछ इस तरीके का है, ये थोड़ा सा सीधा हो गया और ये और सीधा हो गया। तो ये जो मेरा दर्पण है, दर्पण है, ये जो मेरा दर्पण है इसकी वक्रता ज़्यादा है और इसकी वक्रता कम है और इसकी वक्रता और कम हो गई। यानी कि लेंस जितना ही इस तरीके का होगा उसकी वक्रता क्या होती है, ज़्यादा होती। मैं कुछ इस तरीके का बना दूँ दर्पण, मैं दर्पण की बात कर रहा हूँ, लेंस के नहीं। हालांकि वो लेंस भी हो सकता है ना, आप केवल वक्रता का मतलब समझने के लिए दर्पण इसको सोचिए। अगर कुछ और इस तरीके का दर्पण होते इसकी वक्रता क्या है, ज़्यादा हो गए। तो बेसिकली वक्रता का मतलब होता है झुकाव, है ना। तो ये वक्रता इसकी ज़्यादा है, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, इससे बहुत कम। अगर आपको पता है अगर ये मेरी वक्रता ज़्यादा है तो इसका जो केंद्र सेंटर है यहीं पे पड़ जाएगा, और इसकी वक्रता कुछ ऐसे है तो इसका सेंटर थोड़ा सा दूर पड़ेगा, और इसका जो सेंटर है कुछ और दूर पड़ेगा, और इसका जो सेंटर है मुझे लग रहा है काफ़ी दूर पड़ जाएगा यहाँ पे। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक दर्पण या फिर एक लेंस की वक्रता जितनी ज़्यादा होती है उसका वक्रता केंद्र उतना ही पास में होता है। और जब वक्रता केंद्र पास में होगा तो फोकस तो इनके बीच में होता है, तो फोकस भी पास में होगा।
है ना भाई। इसकी वक्रता जितनी ज़्यादा हो रही है वक्रता के उतना ही पास आ रहा है, जितनी वक्रता कम हो रही है उसकी जो है वो केंद्र क्या है, दूर जा रहा है। यानी कि एक लेंस या फिर दर्पण जितना ज़्यादा मोटा होगा, जितना ज़्यादा उसकी वक्रता होगी, उसका फोकस उतना ही पास होगा, और फोकस पास होने का मतलब उसकी फोकस दूरी कम हो गई। भाई फोकस तक की डिस्टेंस को ही तो हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक लेंस या दर्पण उसकी वक्रता जितनी ज़्यादा होती है वो लेंस क्या होता है, उस लेंस की फोकस दूरी उतनी ही कम होती है। तो आप समझ पाओगे इस तरीके के लेंस। देखिए एक ये मैं लेंस बना देता हूँ जो ज़्यादा वक्रता का लेंस है, और एक इस तरीके का लेंस मैं बना देता हूँ, और एक इस तरीके का लेंस बना देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे वक्रता क्या है, यहाँ पे वक्रता ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी वक्रता कम है, और इसकी क्या है और कम है। तो यानी कहने का मतलब एक लेंस जितना ज़्यादा मोटा होता है उसकी वक्रता ज़्यादा होती है, और अगर वक्रता ज़्यादा होने का मतलब है कि फोकस पास में होगा तो फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। कम होगी, आप समझ पा रहे, वक्रता ज़्यादा फोकस दूरी कम, वक्रता कम फोकस दूरी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और कम वक्रता हो जाएगी तो फोकस दूरी और बढ़ जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर वक्रता बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा है फोकस दूरी उतनी ही कम। और भैया आप समझ जाइए कि लेंस जितना ज़्यादा मोटा होगा वो किरणों को उतना ही ज़्यादा मोड़ेगा, यानी उसकी क्षमता भी ज़्यादा होगी। समझे ना भाई, ये लेंस ज़्यादा मोटा है तो किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा। ये बाकायदा खाया पिया जो है, तो ये क्या है, इसकी क्षमता ज़्यादा होगी। मतलब एक लेंस जितना ज़्यादा उसकी वक्रता होगी और ये जितना ज़्यादा मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी, और मोटा होने का मतलब उसकी क्षमता क्या है, ज़्यादा है। तो आप समझ पाए होंगे कि वक्रता ज़्यादा मतलब फोकस दूरी कम, और फोकस दूरी कम लेकिन क्या है, इसकी क्षमता ज़्यादा हो रही है, इसकी क्षमता क्या है, ज़्यादा है। तो आप समझ चुके होंगे कि क्षमता ज़्यादा होने का रीज़न है कि फोकस दूरी क्या है, कम हो रही है। तो फोकस दूरी एक लेंस या एक दर्पण की जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी क्षमता क्या है, उतनी ज़्यादा होगी। तो यानी हम कह सकते हैं लेंस की क्षमता का मतलब क्या कहते हैं, उसके मोड़ने की जो क्षमता होती है ना, उसी को जो हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, वो किरणों को जितना ज़्यादा मोड़ रहा है उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा है। अब देखिए अगर उसकी क्षमता ज़्यादा है तो फोकस दूरी कम हो रही है, यानी कि क्षमता और फोकस दूरी उल्टे हैं, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। तो यानी आप कह सकते हैं इसकी जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, वो फोकस दूरी का प्रतिलोम होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। यानी फोकस दूरी जो है कम है तो क्षमता ज़्यादा होगी, अगर क्षमता कम है तो फोकस दूरी अगर क्षमता कम है तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो है ये जो क्षमता है लेंस की P, ये फोकस दूरी 1/f के क्या होती है, प्रतिलोम होती है। यानी जो लेंस की क्षमता को जो फॉर्मूला आया है P बराबर क्या होता है, 1/f, और f क्या है, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है। अब लेकिन याद रखिएगा इस फॉर्मूले में जो फोकस दूरी होती है वो मीटर में होती है। किस में होती है, मीटर में होती है। अगर आप इसी को सेंटीमीटर में बनाना चाहें तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी भाई, मीटर को सेंटीमीटर। तो ये जो फॉर्मूला लगेगा वो सेंटीमीटर में लगेगा, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला लगेगा उसमें जो फोकस दूरी होगी किस में होगी, मीटर में। अब देखिए बात करते हैं इसके मात्रक की। आखिर लेंस को जो लेंस की जो क्षमता जो हम लोग मापेंगे, जैसे हम लोग दूरी को मीटर में नापते हैं, वेट को किलोग्राम में या फिर ग्राम में नापते हैं, तो वैसे ही जो इसकी जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर मात्रक होता है। ठीक, अब आपको पता है अगर फोकस दूरी निगेटिव होने का मतलब उसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। और फोकस दूरी निगेटिव किसकी होती है, आपने अभी भी देखा था इस लेंस की फोकस दूरी कैसी थी, पॉजिटिव थी, है ना। यानी अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो लेंस कैसा होगा, लेंस उत्तल लेंस होगा। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो मतलब फोकस भी मतलब लेंस की क्षमता भी पॉजिटिव होगी। तो यानी आप कह सकते हैं अगर लेंस की क्षमता P का मान पॉजिटिव है तो लेंस मेरा उत्तल होगा। अगर पावर जो है माइनस में है यानी कि फोकस दूरी निगेटिव है तो लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, फिर भी कहीं कमी रह गई है तो आपको क्या करिएगा, वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा। मैंने जहाँ पे भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच सकता है कि कैसे हुआ, मैंने पूरी कोशिश की एक्सप्लेन करने की। ठीक है ना। और आज के सेशन में मैंने जितना भी आपको पढ़ाया सारा के सारा भी जस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।